लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा 20B, पार्ट बी में हम स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं ISA 600। ठीक, स्टैंडर्ड लेंथी है, ये 3 बड़ी चीजों को कवर करता है। 2 चीजें ISA 600 में डिस्कस की गई हैं, एक चीज ICAP डिस्कस करता है, ISA 600 में नहीं है। जॉइंट ऑडिट ISA 600 में नहीं है, लेकिन ICAP के ऊपर, ICAP की अलग से इंटरप्रिटेशन है, इसके ऊपर गाइडेंस है, उसको हम 600 के साथ ही डिस्कस करेंगे। 600 ISA है क्या? अच्छा, बल्कि 600 चलने से पहले 540 का सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए। ISA 540 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम चीज क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ISA 540 में सबसे अहम चीज क्या है? एक चीज बताइए। हाँ जी, एस्टिमेट्स को कैसे वेरीफाई करना है। ठीक है, हाउ टू वेरीफाई एस्टिमेट्स, प्रोसीजर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम है। अब ISA 600, अच्छा ISA 600 याद रखिएगा, इसमें छोटे छोटे बहुत से कंसेप्ट्स हैं और सारे ही कंसेप्ट्स अहम हैं। छोटे छोटे बहुत से कंसेप्ट्स हैं और सारे ही कंसेप्ट अहम। ये ISA 600 है ऑडिट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ISA 600 किस चीज को डील करता है? ऑडिट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वो कहता है चूंकि आजकल की दुनिया में मर्जर और एक्विजिशन कॉमन है, मर्जर और एक्विजिशन ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए ISA 600 की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी ज्यादा है। इसीलिए रिसेंट अगर ट्रेंड देखें तो ISA 600 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। 600 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी ये सिर्फ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बिल्ड कर रहा हूं। ISA 600 का स्कोप आपके सामने रख रहा हूं। एक तो स्कोप में मैंने आपको बता दिया ना, जॉइंट ऑडिट है, वो तो लैदा हो गया, वो तो ISA 600 में है ही नहीं। ICAP के लैदा से उसके ऊपर गाइडेंस है, उसको हमने कवर करना है। ISA 600 2 बड़ी चीजों को डिस्कस करता है जो स्टैंडर्ड है। टोटल 600 में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, एक ICAP की, 2 स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड की 2 चीजें क्या, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले स्टैंडर्ड का टाइटल समझने से स्कोप समझने में हेल्प मिलेगी, ऑडिट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और यहीं से पहला गलत कंसेप्ट हमारे जहन में बिल्ड होता है कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यही जहन में आया ना, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? क्योंकि शायद अकाउंटिंग में भी यही कहते हैं और लॉ में भी ये वर्ड यूज होता है, लेकिन ऑडिट कहता है ना भैया, लाजमी तो नहीं अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट हो एज इट इज ऑडिट में भी अप्लाई हो। ये कहां सीखा था हमने? सब्सिक्वेंट इवेंट में। काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सिक्वेंट इवेंट की कट ऑफ डेट कुछ और थी, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सिक्वेंट इवेंट की कट ऑफ डेट कुछ और थी, ऑडिट रिपोर्ट थी। और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी डेट थी? डेट ऑफ इशू, ऑथराइजेशन फॉर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कहते हैं। तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। कहता है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हों, जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हो। अब सारा कंसेप्ट कंपोनेंट्स की डेफिनेशन में छुपा है। अगर कंपोनेंट की डेफिनेशन समझ आ गई आपको, ISA 600 का स्कोप समझ आ गया। कहता है कंपोनेंट की डेफिनेशन में 3 चीजें ध्यान में रखिए, 3 चीजें। एक, कंपोनेंट से मुराद कोई सब्सिडरी है, बिल्कुल है, सब्सिडरी तो है ही है, लेकिन सिर्फ सब्सिडरी नहीं है। कंपोनेंट का कंसेप्ट सब्सिडरी से ब्रॉडर है, इसमें सब्सिडरी के साथ साथ एसोसिएट्स भी आ जाते हैं। असल में कंपोनेंट को डिफाइन करते हुए पता क्या कहता है? कहता है कंपोनेंट हमारा कोई ऐसा बिजनेस ऑपरेशन है, बिजनेस जिसकी अलहदा से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती हैं, और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो अलहदा से प्रिपेयर हो रही है वो फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंबाइन होती हैं, इंक्लूड होती हैं। जैसे पेरेंट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। पहला क्वेश्चन, क्या सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग प्रिपेयर होती हैं? यस। दूसरा क्वेश्चन, क्या इसकी सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेरेंट के साथ मर्ज होती हैं, पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होती हैं? बिल्कुल होती है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इसका मतलब सब्सिडरी एक कंपोनेंट है। एग्रीड। दूसरी मिसाल सुने, एसोसिएट। क्या एसोसिएटेड कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलहदा से प्रिपेयर होती हैं? क्या इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिजल्ट, ये जो बड़ी एक्वायरर कंपनी है, इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंक्लूड होता है? होता नहीं होते। एसोसिएटेड कंपनी के रिजल्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड ऐसे ना करें। इक्विटी मेथड ऑफ काउंटिंग पढ़ी नहीं काउंटिंग में? इक्विटी मेथड, इसका मतलब है एसोसिएटेड भी कंपोनेंट है। समझ आई बात? अभी नहीं, अगली एग्जांपल मजीद सुने। हेड ऑफिस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांच की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या अलहदा से प्रिपेयर होती हैं? क्या वो अलहदा से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर होती हैं हेड ऑफिस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होती हैं? तो ब्रांच भी एक कंपोनेंट है,
सब्सिडरी भी कंपोनेंट, एसोसिएट भी कंपोनेंट, ब्रांच भी कंपोनेंट। भाई समझ, ये ब्रांच का कंसेप्ट हजम हो रहा है। अब फिर एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, एक और सेगमेंट। क्या सम टाइम ऐसा होता है कि एक कंपनी की एक से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज हो, और क्या वो अपने जैसे काउंटिंग में जैसे शायद जैसे कैश जनरेटिंग यूनिट कहते थे, या मैनेजमेंट में उसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहते हैं, वो एक यूनिट जिसकी अलहदा से प्रोडक्ट होती है, अलहदा से उसकी मार्केट होती है, वो प्रोडक्ट सेल होती है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स अलहदा है। वो याद है हमारा क्लाइंट है इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस के वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो उसके हर जो कैटेगरी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस अलहदा है, मरीन इंश्योरेंस अलहदा, फायर इंश्योरेंस अलहदा, वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस अलहदा से रिपोर्ट होती थी। उसी तरह क्या डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे सेगमेंट रिपोर्टिंग पढ़ा, कौन सा स्टैंडर्ड था? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा था। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा है सेगमेंट रिपोर्टिंग? अभी तो 501 और IFRS 8। ठीक है, क्या हमारा जो सेगमेंट है उसकी अलहदा से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर होती है, और क्या वो इंक्लूड की जाती है बड़ी वाली कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो ये भी सेगमेंट भी हमारा एक कंपोनेंट है। इसका मतलब कंपोनेंट कोई सब्सिडरी भी हो सकता है, कंपोनेंट कोई एसोसिएटेड कंपनी भी हो सकती है, कंपोनेंट कोई ब्रांच भी हो सकती है, कंपोनेंट कोई गुड या सर्विस भी हो सकती है जो अलहदा से रिपोर्ट हो कंपोनेंट का। तो मुझे बताइए, क्या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट का वर्ड है, ये और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम है? सेम नहीं है। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, लेकिन अगर कोई ब्रांच है उसको भी हम फिर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाएंगे। ठीक है, वैसे तो स्टैंडर्ड ने एग्जांपल्स काफी दी हैं, लेकिन आपने जितनी भी प्रोविजंस जो स्टैंडर्ड को कवर करना है, 2 एग्जांपल ध्यान में रखनी है। जब कभी कंपोनेंट का लफ्ज आए आपके में 2 ही एग्जांपल आए, तीसरी एग्जांपल कोई ना है, पढ़ लीजिएगा। केस स्टडी में अगर कोई केस बनाए तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन 2, एक सब्सिडरी की और दूसरी ब्रांच की। जब हम प्लानिंग कर रहे होंगे, ठीक है, या रिपोर्टिंग की तरफ जा रहे होंगे, तब सब्सिडरी की एग्जांपल को ध्यान में रखेंगे, कंसेप्ट आसानी से समझ आएंगे। जब हम प्रोसीजर्स की तरफ जा रहे होंगे, प्रोसीजर, तब ब्रांच की एग्जांपल ध्यान में रखेंगे तो कंसेप्ट आसानी से समझ आएंगे। सारा स्टैंडर्ड इन 2 एग्जांपल के साथ आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी एग्जांपल की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा, केस स्टडी में मे भी वो इंक्लूड कर ले तो हमें पता चल जाए एसोसिएटेड है तो ये भी कंपोनेंट ISA 600 के स्कोप में शामिल है। डन जी। चलिए, तो अब आपको समझ आ गई, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट इक्वल टू कंसोलिडेटेड, ग्रुप इज ग्रेटर देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ग्रेटर। अच्छा, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 चीजें होंगी। एक, बहुत से कंपोनेंट्स जो मे भी 2 हो, मे भी 2 से ज्यादा हो, बहुत से कंपोनेंट्स होंगे, एग्रीड। और फिर यानी एक तो मेन कंपनी होगी ना, या मेन फाइनेंशियल, और एक उसमें कोई ना कोई अगर कंपोनेंट है, अगर कोई ना कोई कंपोनेंट, उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो कम से कम 2 फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कम से कम 2 फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही होंगी। एक मेन कंपनी की या हेड ऑफिस की या जो भी से कह ले मेन, और दूसरा किसी ना किसी कंपोनेंट की। वो कंपोनेंट एक भी हो सकता है, यानी मेन को अलग कर दे तो कंपोनेंट 1 + 1 2 हो जाएंगे। वो कंपोनेंट 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं ज्यूम करूं 3-4, बहुत से कंपोनेंट्स होंगे। और दूसरी चीज क्या होगी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? कंसोलिडेशन प्रोसेस। कंसोलिडेशन प्रोसेस किसको कहते हैं? कंपोनेंट्स को इकट्ठा करने का प्रोसेस। यहां पे नोट कीजिए, मैंने कंसोलिडेशन प्रोसेस का वर्ड यूज किया है, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं वर्ड यूज किया। कौन सा यूज किया वर्ड? कंसोलिडेशन प्रोसेस का वर्ड यूज किया, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट का वर्ड यूज नहीं किया। अब ये क्यों नहीं यूज किया, ये भी बताता हूं, क्योंकि कंसोलिडेशन प्रोसेस और कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में भी फर्क है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत से कंपोनेंट्स और कंसोलिडेशन प्रोसेस। ठीक है, अब हम यहां पे आपने अज्यूम करना है हमारी एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी 3-4 सब्सिडरी कंपनीज है। ठीक है, इनमें कोई 1-2 एसोसिएटेड भी इंक्लूड करना चाहें कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल ध्यान में बिठा के आगे कंसेप्ट को समझना है। फर्स्ट कीजिए, हमारी होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है H, और इसकी 3 सब्सिडरी कंपनी है S1, S2, S3।
बेहतरीन सिचुएशन क्या है, होल्डिंग कंपनी के भी ऑडिटर हम हो, सब्सिडरी के भी ऑडिटर तीनों के हम हो, पूरे ग्रुप के ऑडिटर हम हैं। एच कंपनी की अलहदा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी जिसमें इन्वेस्टमेंट शो हुई है, इन्वेस्टमेंट इन S1, इन्वेस्टमेंट इन S2, इन्वेस्टमेंट इन S3। क्या ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? नहीं है। शाबाश, ये तो इंडिविजुअल है। क्यों? क्योंकि इसमें H1 के सिर्फ रिजल्ट्स हैं, S1 S2 S3 के हैं। इनकी सेल, परचेज, प्रॉफिट वगैरह इंडिविजुअल एच की होल्डिंग की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करते। एग्रीड? लॉ ये कहता है और अकाउंटिंग भी ये कहती है, होल्डिंग कंपनी जब साल खत्म होगा तो एक नहीं दो सेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। एक नहीं दो। एक कौन सा? इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरी कौन सा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम ऑडिट की लैंग्वेज में बोले तो क्या कहेंगे? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। S1 S2 S3 इन्होंने एक एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। कौन सी? इंडिविजुअल। एच ने दो बनानी है। कौन सी? इंडिविजुअल भी और ग्रुप फाइनेंस। जब ये एच इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही होगी ना, ISA 600 नॉट एप्लीकेबल, उसमें रेगुलर स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे 200 300 400 500 वगैरह वगैरह वगैरह। जब एच कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होगी जिसमें एच के साथ S1 S2 S3 है, उसे कहेंगे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम यहां पे इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना नहीं सीखेंगे 600 में। हम क्या सीखेंगे? इसलिए आप इसमें जितनी भी सिचुएशंस पढ़ेंगे, जितने भी प्रोसीजर देखेंगे, वो सिर्फ ग्रुप के हवाले से होंगे। हालांकि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचने के लिए लाजमी है कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी वेरिफिकेशन हो, लेकिन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन इसके स्कोप में शामिल नहीं है। 600 ग्रुप फाइनेंशियल में शामिल है। एग्रीड जी? तो इसका मतलब है अगर हमने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। ये ऑब्जेक्टिव हम कब अचीव करेंगे? जब हमने जो पेरेंट कंपनी है उसकी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर ही लिया हो, इसके साथ साथ हमें हर कंपोनेंट्स को भी वेरीफाई करना है। हर कंपोनेंट को भी वेरीफाई करना है। अगर तो ऑलरेडी वेरीफाइड है, बहुत अच्छे, काम कम। अगर ऑलरेडी वेरीफाइड नहीं है तो इनको वेरीफाई करना है। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको वेरीफाई करना है। बोले, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको वेरीफाई करना है। नोट कीजिए, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं वेरीफाई, ऑडिट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा। फिर से, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको वेरीफाई करना। बोले जरा, सबको वेरीफाई करना है। चलिए, और सिर्फ कंपोनेंट्स को वेरीफाई नहीं करना। किसी ने पूछा आपसे, बीका वाले ने, कंसोलिडेशन तो बहुत आसान है यार, आपको क्यों मुश्किल लगती है? आपने पूछा कैसे आसान है? उसने कहा ये लो, कंपनी 1 है, इसकी सेल और सब्सिडरी की सेल है, होल्डिंग की एसेट्स और सब्सिडरी के दोनों को ऐड करते जाओ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई। क्या करेंगे? इसको शाबाश देंगे कि एक लगाएंगे? एक नहीं, इसको 2 लगाना। क्यों? हालांकि होल्डिंग कंपनी के रिजल्ट्स भी वेरीफाइड हैं, सब्सिडरी के रिजल्ट्स भी वेरीफाइड हैं। अगर वेरीफाई कर भी लिया सारे कंपोनेंट्स को, स्टिल एक काम अभी रह गया। वो क्या? कंसोलिडेशन का प्रोसेस। भाई कुछ इस प्रोसेस में एडजस्टमेंट्स भी तो होती हैं, कुछ कंट्रोल्स भी होते हैं, उनको भी क्या सिर्फ ऐड करना होता है रिजल्ट्स को? नहीं, कुछ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स होता है। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने कंसोलिडेशन किया? कंसोलिडेशन का क्वेश्चन कभी? चलिए, अब आपका इम्तिहान नहीं, आपके टीचर का इम्तिहान है, अकाउंटिंग वाले। मुझे कंसोलिडेशन में जो एडजस्टमेंट्स होती हैं नॉर्मली वो बताइए। शाबाश, इंटर कंपनी बैलेंसेस और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी नेट ऑफ होती हैं। अच्छा, आपस में जो एक दूसरे के साथ होती हैं, ऐसा ही है? ओके, और गुड्स इन ट्रांजिट, सेल एंड अनरियलाइज्ड गेन, और भी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। नहीं, ये तो हो ही गया ना। आपने एक बता दिया सर इंटर कंपनी रिसीवेबल पेबल, आपने बता दिया सर अनरियलाइज्ड गेन जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होती हैं। शाबाश, रिलेटेड पार्टी की एग्जांपल बता देना। और अगर कंट्रोल या हमारी होल्डिंग 60% है तो उसको इस हिसाब से एडजस्ट करना। इसका मतलब वो एडजस्टमेंट आपने की नहीं अभी। अगर सब्सिडरी कंपनी फॉरेन कंट्री में हो तो फॉरेन करेंसी की ट्रांसलेशन करनी होती है कि नहीं?
अच्छा, और अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट हो होल्डिंग और सब्सिडरी की, उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है कि नहीं? ये पढ़ी आपने कि नहीं पढ़ी? अच्छा, और आगे एग्जांपल, अगर ईयर एंड डिफरेंट हो, उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है कि नहीं? तो ये सारी, तो याद रखें, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के दो बड़े स्टेप्स हैं हमारे साथ। जितने भी प्रोसीजर्स होंगे ना, वो दो बड़े हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1, हाउ टू वेरीफाई कंपोनेंट्स। नंबर 2, हाउ टू वेरीफाई कंसोलिडेशन प्रोसेस। और कंसोलिडेशन प्रोसेस में दो चीजें आएंगी, कंट्रोल्स और एडजस्टमेंट्स। कंट्रोल्स तो हम देखते हैं हर चीज के, हम देखते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स के स्टैंडर्ड में हमने कहा था उसके कंट्रोल्स, रिलेटेड पार्टी में हमने रिलेटेड पार्टी के कंट्रोल्स देखे थे, ठीक है? तो वेरीफाई करना है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, दो काम करने पड़ेंगे। क्या? कंपोनेंट्स को वेरीफाई करना है, कंसोलिडेशन प्रोसेस को करना है वेरीफाई। क्लियर? अच्छा, अब ज्यादा अहम कंसेप्ट है कंपोनेंट। कंपोनेंट को लेके चलता हूं भाई। कंपोनेंट को कैसे वेरीफाई करना है? इट डिपेंड्स कि कंपोनेंट है कौन सा। भाई कितनी तरह के कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं सिग्निफिकेंट कंपोनेंट और एक को कहते हैं नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे सिग्निफिकेंट और मटेरियल में फर्क बता सकता है? सिग्निफिकेंट और ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ये मेरी जजमेंट है, जजमेंट है। दोनों का मतलब है अहम, इंपॉर्टेंट। मटेरियल का मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं जब कोई चीज अमाउंट वाइज अहम होती है, पर सिग्निफिकेंट हम उस वक्त बोलते हैं जो अमाउंट प्लस नॉन मॉनेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे भी अहम हो कोई चीज, जैसे रिस्क। तो हमने कंपोनेंट्स को वेरीफाई करना सीख रहे हैं। कैसे वेरीफाई करें? डिपेंड करता है कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट। अच्छा, इसको नॉन सिग्निफिकेंट बोलना हमेशा, इनसिग्निफिकेंट कभी नहीं बोलना। नॉन सिग्निफिकेंट बोलना है जो ऑडिट स्टैंडर्डाइज्ड। इनसिग्निफिकेंट और तरफ चला जाता है। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है और नॉन सिग्निफिकेंट। भाई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट किसे कहते हैं? आगे वो डेफिनेशन लिखी हुई है इसने, वो कहता है सिग्निफिकेंट उसको कहते हैं जो अमाउंट वाइज मटेरियल हो, अमाउंट वाइज मटेरियल हो, और या जो रिस्क वाइज मटेरियल हो, जो सॉरी रिस्क वाइज मटेरियल नहीं, सिग्निफिकेंट मींस ऐसा कंपोनेंट जिसकी अमाउंट ज्यादा हो जिसमें, या जिसमें रिस्क ज्यादा हो, उसे कहते हैं सिग्निफिकेंट। का क्राइटेरिया दो है, एक अमाउंट एक रिस्क। और ऐसा कंपोनेंट जिसमें ना ज्यादा अमाउंट है ना ज्यादा रिस्क है, उसे क्या कहते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। तो बताइए हमने वेरीफाई किसको करना है, सिग्निफिकेंट को या नॉन सिग्निफिकेंट को? दोनों को। अभी सिखाया, दोनों को करना है। इसको भी करना है वेरीफाई, इसको भी करना है वेरीफाई। कंसेप्ट ये नहीं है किसको वेरीफाई करना किसको नहीं, दोनों को करना है। कंसेप्ट क्या है? किसके लिए प्रोसीजर ज्यादा है? ये ऑफिस बैठे बैठे हो सकता है वेरीफाई, इसके लिए कंपोनेंट जाना पड़ेगा। ये ऑफिस बैठे बैठे वेरीफाई हो जाएगा, इसके लिए कंपोनेंट में जाना पड़ेगा। अच्छा, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, क्या करें? वेरीफाई करो इसको। अच्छा, कौन वेरीफाई करे? कहता है खुद कर लो, आप काज महाकाज खुद कर लो, या कोई कंपोनेंट ऑडिटर से करवा लो, यानी खुद बजाय किसी और को भेज दो ऑडिट करने के लिए, या खुद कर लो। अच्छा, स्टैंडर्ड, इससे पहले हमने कोई स्टैंडर्ड ऐसा पढ़ा है जो हमें ये चीज की इजाजत देता हो कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में आप किसी और प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं? एक्सपर्ट। स्टैंडर्ड कौन सा बोले? स्टैंडर्ड 620। शाबाश शाबाश। तीन चीजें हैं एक्सपर्ट की, अगर आपने एक्सपर्ट में अच्छे तरीके से सीख ली तो 600 में कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है। पहला चीज, अगर किसी कंपोनेंट को वेरीफाई करना है खुद भी कर सकते हो, किसी दूसरे को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये दूसरा कौन कहलाएगा? कंपोनेंट ऑडिटर। अच्छा बताइए, ये अपनी मर्जी से ऑडिट करेगा कि हमसे इंस्ट्रक्शंस देगा? हमारी इंस्ट्रक्शंस का मतलब। अच्छा, यहां पे कुछ चीजें मैं एक्सपर्ट के लिए, मैं एक्सपर्ट के साथ इसके कंसेप्ट को मैच कर रहा हूं। पहली चीज, अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसपे किसी वजह से ऑडिटर खुद जाके वेरिफिकेशन के प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, वो किसी लोकल ऑडिटर को इंगेज कर सकता है कि वो उसके बिहाफ पे प्रोसीजर परफॉर्म करे। एक्सपर्ट में भी यही था, अगर किसी एरिया में एविडेंस ऑब्टेन हम खुद नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज इन्वॉल्व है, तो हम किसी एक्सपर्ट को इंगेज कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके साथ एक्सपर्ट के साथ स्कोप ऑफ वर्क वगैरह एग्री करना चाहिए। अच्छा, उसमें एक्सपर्ट में आगे दो ऑप्शंस थे,
अब ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। दो ऑप्शंस थी, एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट का भी हो सकता है जिसने ऑलरेडी काम कर लिया होगा, और एक एक्सपर्ट ऑडिटर का भी हो सकता है जिसको ऑडिटर खुद काम करवाता है। भाई ये बात समझ आ रही है? उसी तरह याद रखे, कंपोनेंट ऑडिटर भी पॉसिबल है कि उसने ऑलरेडी कंपोनेंट को ऑडिट कर लिया हो। जैसे हम पाकिस्तान में है, हमारी एक सब्सिडरी बांग्लादेश में है। भाई बांग्लादेश के लोकल लॉज भी तो हो सकता है वो रिक्वायर करते हो कि बांग्लादेश में जितनी कंपनीज है उनका ऑडिट होगा। तो इस सिचुएशन में हम अगर आए, पाकिस्तान की होल्डिंग कंपनी का ऑडिट करें, उसके साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बांग्लादेश वाला कंपोनेंट इंक्लूड होगा कि नहीं? अब हमारे पास ऑप्शन है, चाहे तो अपना अलग से कंपोनेंट ऑडिटर एंगेज कर लें, चाहे तो ऑलरेडी जिसने ऑडिट किया हुआ है उसी के वर्क को यूज कर लें। लेकिन दोनों सूरतों में हमें यह देखना है क्या कंपोनेंट कंपिटेंट है, कंपोनेंट ऑडिटर, क्या कंपोनेंट ऑडिटर इंडिपेंडेंट। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? दोनों सूरतों में देखना है। तो यहां पे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, ग्रुप ऑडिटर भी वेरीफाई कर सकता है। ग्रुप ऑडिटर चाहे तो कंपोनेंट ऑडिटर को भी एंगेज कर सकता है, और मे बी कंपोनेंट ऑडिटर ने ऑलरेडी उसको वेरीफाई कर लिया हो, या मे बी ऑलरेडी वेरीफाई नहीं किया, ग्रुप ऑडिटर के इंस्ट्रक्शन पे उसको वेरीफाई करे उसको। ये कंसेप्ट समझ आया? बाकी आपको समझ आ गया होगा। ऑलरेडी वेरीफाइड या टू बी वेरीफाइड समझ आया कि नहीं? जैसे एक्सपर्ट था ना, बाज़ औक़ात अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज करें तो वो तो उसने ऑलरेडी काम कर लिया होता था। ऑडिटर एक्सपर्ट को एंगेज करें अगर आप उससे मुतमिन नहीं है। हमारी पहली कोशिश होती थी कि अगर मैनेजमेंट ने एंगेज किया हुआ ना तो उसी के काम को चेक कर लें, उसी को चेक करके काम चला लें। लेकिन अगर उसके काम में या उसकी कंपिटेंस ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आती थी फिर हम अपना एक्सपर्ट एंगेज करते हैं। सिमिलर कंसेप्ट यहां पे है, एक जगह पे ये आएगा, फिर स्टूडेंट जब एक्सपर्ट वाला स्टैंडर्ड भूल जाते हैं ना तो वो प्रॉब्लम करता है उन्हें। ये क्लियर? और नॉन सिग्निफिकेंट है तो क्या, ये भी हम स्टडी करेंगे। अच्छा, ये बेसिक कंसेप्ट आपको स्कोप बताया। अब सुनिए, इस स्टैंडर्ड के 3 हिस्से हैं। तीसरा हिस्सा जॉइंट ऑडिट से रिलेट करता है। जॉइंट ऑडिट क्या बोला? जॉइंट ऑडिट का भी कंसेप्ट बिल्ड कर दूं। कंपनी ने अपॉइंट किया एबीसी कंपनी को, सॉरी एबीसी फर्म को। होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर ने एबीसी को अपॉइंट किया, एबीसी हमारा ऑडिट करो इंडिविजुअल का प्लस ग्रुप का करो, ग्रुप का भी। ठीक है, एक दफा एबीसी ने एच का ऑडिट करना है, क्लियर? फिर जब ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए एबीसी को एच की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है और इसके साथ S1, S2, S3 को भी वेरीफाई करना है। एग्रीड? ठीक है। अच्छा, अगर एबीसी S3 ये है श्रीलंका में, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए श्रीलंकन ऑडिटर को एंगेज करे तो श्रीलंकन ऑडिटर को क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑडिटर। याद रखें, कंपोनेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? ग्रुप ऑडिटर। ग्रुप ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। ये है कंपोनेंट ऑडिटर का कंसेप्ट। अब अगला कंसेप्ट सुना, अगर एच कंपनी की शेयर होल्डर्स ये कहें सर हमारा ग्रुप बड़ा है, आपके अकेले के बस की बात नहीं है, हम 2 ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, हम 2 ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, एबीसी भी और डीईएफ भी, आप दोनों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है। तो ये कंपोनेंट ऑडिटर का कंसेप्ट नहीं है, ये कौन सा है? जॉइंट ऑडिटर का कंसेप्ट। यानी जॉइंट ऑडिटर है 2 ऑडिटर जिन दोनों को शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। कंपोनेंट ऑडिटर है 1 ऑडिटर, ठीक है, शेयर होल्डर ने 1 ऑडिटर को अपॉइंट किया, उस 1 ऑडिटर ने आगे दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट किया। बात समझ आ गई? जब मैं जॉइंट ऑडिट पढ़ रहा था ना तो उसमें जो मुझे सबसे अजीब चीज लगी ना, सबसे अजीब चीज वो क्या थी वो सुन लें। लेकिन पहले मैं आपको 610 620 का छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज करा सकता हूं। 610 इंटरनल ऑडिटर का को यूज किया, बाद में पता चला गड़बड़ है, डायरेक्ट एसेंशियल स्लीप, बाद में पता चला गड़बड़ है, जिम्मेदार कौन है? ऑडिटर। एक्सपर्ट के बाद को यूज किया, तसल्ली कर ली, बाद में पता चला गड़बड़ है, जिम्मेदार कौन है एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए? ऑडिटर। कंपोनेंट ऑडिटर को यूज किया, बाद में पता चला कंपोनेंट ऑडिटर के काम में गड़बड़ है, एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? कौन? शेयर होल्डर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? ग्रुप ऑडिटर। दोनों नहीं, क्योंकि कंपोनेंट ऑडिटर को किसने एंगेज किया है? ग्रुप ऑडिटर ने। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ग्रुप ऑडिटर। अच्छा, इसके कंसेप्ट वही है जो एक्सपर्ट के थे। यानी अगर कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करना है ना तो स्टेप नंबर 1 पहले कंपोनेंट ऑडिटर को तसल्ली कर लो कंपिटेंट है, ऑब्जेक्टिव है। अगर है तो फिर उसके बाद उसे काम करवाओ और उसके काम को में भी इन्वॉल्व हो कि ना इन्वॉल्व हो।
इन्वॉल्व हो कि ना इन्वॉल्व हो? ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर की वैल्यूएशन कर ली, बेहतरीन, कंपिटेंट है, ऑब्जेक्टिव है, इंडिपेंडेंट है। ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर के काम में इन्वॉल्व हो कि ना हो? इन्वॉल्व होने का मतलब है उसके काम को चेक करे, रिव्यू करे। इन्वॉल्व हो कि ना हो? ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर के वर्क में इन्वॉल्व हो कि ना हो? होना चाहिए, होगा भी, ठीक है। लेकिन अगर बाद में पता चलता है कंपोनेंट ऑडिटर के काम में गड़बड़ है, जिम्मेदार कौन है एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए? ग्रुप ऑडिटर, क्योंकि असल जिम्मेदारी उसकी थी। खुद चला जाता, उसे किसी मना किया था श्रीलंका जाने से, खुद चला जाता। अब सुने जॉइंट ऑडिट का कंसेप्ट क्या कहता है। एबीसी और डीईएफ इन्होंने आपस में मिल बांटा काम। इसने कहा मैं सारी बैलेंस शीट वेरीफाई करता हूं, इसने कहा मैं सारी इनकम स्टेटमेंट वेरीफाई करता हूं, ठीक है। इसने एक बैलेंस शीट का, इसने इनकम स्टेटमेंट का, डेप्रिसिएशन किसी ने भी वेरीफाई नहीं की। बाद में पता चला डेप्रिसिएशन में मिस स्टेटमेंट थी। ये कहने लगा मैंने तो फिक्स एसेट वेरीफाई बैलेंस शीट वेरीफाई करनी थी, डेप्रिसिएशन तो इनकम स्टेटमेंट की आइटम है। ये कहने लगा डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट की आइटम है, आती तो बैलेंस शीट से है, मैंने इसलिए नहीं की। ये इसके अगर मिस स्टेटमेंट निकल आए कौन जिम्मेदार? दोनों जिम्मेदार। याद रखिए, अगर ये आपस में काम, फर्ज कीजिए सेल्स में मिस स्टेटमेंट निकल आई, इसने बैलेंस शीट वेरीफाई करनी थी, इसने इनकम स्टेटमेंट, सेल में मिस स्टेटमेंट निकल आई, जो इसकी जिम्मेदारी थी, कौन जिम्मेदार? दोनों जिम्मेदार। शाबाश, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने दोनों को ऑडिटर अपॉइंट किया। जॉइंट ऑडिटर सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर होते हैं। ये कंपनी लॉ का एक कंसेप्ट है कि हर डायरेक्टर पूरी कंपनी का डायरेक्टर होता है। अगर शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करे ना और वो आपस में ड्यूटी बांट ले, यार मैं ह्यूमन रिसोर्स का डायरेक्टर बन जाता, तू मार्केटिंग का बन जा, तुम ऑपरेशन के बन जाओ, और बाद में मार्केटिंग में फ्रॉड निकले, तो कौन सा डायरेक्टर जिम्मेदार है? सारे। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। जॉइंट ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर का फर्क समझ आया? चलिए जॉइंट ऑडिटर को हम अलग कर देते हैं। ये तीसरा हिस्सा है। अब दो हिस्से रह गए आईएसए 600 के। पहला हिस्सा हमें क्या सिखाता है? कंपोनेंट्स का ऑडिट कैसे करना है, ठीक है। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स का ऑडिट कैसे करना है, ये भी पार्ट ए में, ये भी पार्ट ए में। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, नॉन सिग्निफिकेंट है तो क्या करने हैं, ये भी पार्ट ए में, ये भी पार्ट ए में। अगर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ग्रुप ऑडिटर खुद करता है तो भी पार्ट ए, और अगर कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज किया जाता है तो क्या है? पार्ट बी। पार्ट बी सिर्फ इस चीज को डिस्कस करता है कि अगर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हुए कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज किया जाए तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ग्रुप ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तीनों में से एक का क्वेश्चन आंसर भी अगर गलत दे दिया ना, इसका मतलब है आपको सारी डिस्कशन टाइम आया हुआ, कुछ भी समझ नहीं आया। पूछूं 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हमारे पास एक क्लाइंट आया, कहने लगा ऑडिट कर दो। हमने कहा तुम्हारी कोई होल्डिंग सब्सिडरी है? उसने कहा कोई ना। हमने कहा कोई एसोसिएटेड कंपनी? उसने कहा कोई ना। हमने कहा कोई ब्रांचेस? उसने कहा कोई नहीं। हमने कहा सेगमेंट रिपोर्टिंग? उसने कहा कोई नहीं। हमने कहा ठीक है ऑडिट करते हैं। आईएसए 600 अप्लाई होगा कि नहीं? शाबाश, नहीं होगा, पहला आंसर करेक्ट। दूसरा, हमारे पास क्लाइंट आया, कहने लगा ऑडिट कर दो। हमने कहा कोई सब्सिडरी है? उसने कहा कोई नहीं। हमने कहा कोई ब्रांचेस है? उसने कहा है। हमने कहा ब्रांचेस कहां कहां हैं? उसने कहा पूरे पाकिस्तान में फैली हैं। हमने कहा नेपाल में तो कोई नहीं, पाकिस्तान से बाहर तो कोई नहीं। उसने कहा पाकिस्तान से बाहर कोई नहीं। हमने कहा पाकिस्तान हमारी प्यारी धरती, हमारा प्यारा मुल्क, इसके कोने कोने में हम जा सकते हैं। कंपोनेंट ऑडिटर को यूज नहीं करना, यह फैसला किया है, ठीक है। आईएसए 600 अप्लाई होगा कि नहीं? आईएसए 600 अप्लाई होगा कि नहीं? आईएसए 600 अप्लाई होगा, क्योंकि ब्रांच एक कंपोनेंट है। 600 अप्लाई, लेकिन 600 आधा अप्लाई होगा, आधा नहीं होगा। आधा अप्लाई होगा, आधा नहीं होगा। कौन सा पार्ट अप्लाई होगा? पार्ट ए। और कौन सा अप्लाई नहीं होगा? बी। क्यों नहीं अप्लाई होगा? कंपोनेंट ऑडिटिंग एज ही नहीं कर रहे, सारा काम तो हम कर रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन, क्लाइंट आया ऑडिट करने के लिए। हमने कहा हाँ भाई सब्सिडरी है? उसने कहा जी बिल्कुल है। हमने कहा किधर किधर? उसने कहा 2 पाकिस्तान में है और 1 अफगानिस्तान में है। ठीक है, पतोगी में नहीं है।
एक अफगानिस्तान में। हमने कहा अफगानिस्तान के हालात आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहे, इधर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन बेफिक्र रहो, हमारी उधर एक नेटवर्क फर्म है। नेटवर्क फर्म कभी सुना है? नेटवर्क फर्म, नेटवर्क फर्म जैसे बिग फोर आप बोलते हैं ना, बिग फोर कौन है पाकिस्तान में? कोई फर्म है याद है अपना? केपीएमजी। केपीएमजी सिर्फ पाकिस्तान में है क्या, या इंडिया में भी, या दूसरी कंट्रीज में भी है? ये सारी नेटवर्क फर्म होती हैं एफिलिएटेड। हमने कहा हमारे या कोई और भी फर्म अगर हो, कोई और भी फर्म हो उधर, हमने कहा उसको एंगेज कर लेंगे हम। क्या ये 600 अप्लाई होता है? पार्ट ए होगा, पार्ट ए होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कंपोनेंट्स है उनको वेरीफाई करना है। पार्ट बी अप्लाई होगा, बिल्कुल वो भी होगा। क्लियर? आखिरी सवाल पूछूं, ये स्टैंडर्ड ने क्लियरली नहीं बताया हुआ, बस मेरे दिल में आया तो आपसे पूछ रहा हूं। खतरनाक सवाल है, खतरनाक सवाल है, पूछ लो, कंसेप्ट हिल ना जाए। क्लाइंट आया, कहने लगा ऑडिट कर दो, हमने कहा ठीक है। हमने कहा कोई सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी? उसने कहा कोई नहीं। हमने कहा कोई ब्रांचेस वगैरह? उसने कहा कोई नहीं। ठीक, हमने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का केस तो नहीं है, कोई ब्रांचेस नहीं, कोई होल्डिंग सब्सिडरी नहीं। उसने कहा लेकिन सर एक इंफॉर्मेशन आपको बता दूं। क्या? मेरा जो स्टॉक है ना, स्टॉक ये मैंने, मेरी जो एक कस्टमर पूरे पाकिस्तान में है, तो मैंने स्टॉक एक जगह पे नहीं रखा हुआ, 10 जगहों पे स्टॉक है मेरा, ताकि जहां से ऑर्डर आए करीब तरीन शहर कर दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है। तो एक वेयर हाउस मैंने मलीर में भी, लियारी में नहीं लियारी ठीक है, लियारी में भी कटी पहाड़ी के करीब है, कटी पहाड़ी के करीब है, ठीक है, और उधर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री है। हमने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारा ऑडिट कर देते हैं। क्या करेंगे? उधर कटी पहाड़ी खुद नहीं जाएंगे, वहां के किसी लोकल पर्सन को जो उधर ही रहता हो, जिसे सारे चोर रास्ते पता हो, उसको एंगेज कर लेंगे। सिचुएशन समझ आ गई? क्या ISA 600 अप्लाई होगा? ISA 600 अप्लाई होगा? क्यों? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं है। हाँ, जियोग्राफिकल लोकेशन की ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, एक तरह से ग्रुप नहीं है, ना कोई एसोसिएटेड, ना कोई होल्डिंग सब्सिडरी, लेकिन कंपोनेंट ऑडिटर को तो एंगेज कर रहे हैं। तो इसमें पार्ट ए अप्लाई कोई नहीं होगा, पार्ट बी होगा। तो इससे हमें यह समझ में आया कि ISA 600 के 2 पार्ट्स हैं, कभी एक पार्ट अप्लाई होगा, कभी बी अप्लाई होगा, और कभी दोनों अप्लाई होंगे। केस स्टडी में ध्यान से देख लेना है कि कंपोनेंट है कि नहीं, और कंपोनेंट ऑडिटर है कि नहीं। कंपोनेंट के प्रोसीजर अलग है, कंपोनेंट ऑडिटर के प्रोसीजर्स अलग हैं। ये बात पे कर रहे हैं। लोकल पर्सन कंपोनेंट ऑडिटर कैसे होगा? आपको इससे भी अजीब बात बताऊं, आप उछलना पड़े तो फिर कहिएगा। इससे भी अजीब बात बताऊं, आप लोकल पर्सन कह रहे हैं, लोकल जो फर्म है ना, उसके अंदर से भी कंपोनेंट ऑडिटर आ सकता है। कंपोनेंट ऑडिटर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की कोई दूसरी फर्म हो सकती है, बल्कि जो फर्म ऑडिट कर रही है उसका भी कोई दूसरा कंपोनेंट ऑडिटर उसमें से भी आ सकता है ना जी बात, है ना जी। अच्छा मुझे बताइए, ISA 620 में कोई इस तरह की बात पढ़ी थी हमने कि एक्सपर्ट आउटसाइड दी फर्म भी हो सकता है, इनसाइड दी फर्म भी हो सकता है। तो जब एक्सपर्ट हो सकता है तो क्या कंपोनेंट ऑडिटर इनसाइड दी फर्म नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। ये आगे आएंगे, ट्विस्ट आएंगे कहानी में। आपको पता है छोटे छोटे बहुत से कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे जो फेवरेट है ना एक का। क्यों? स्टार्टिंग में बता दिया था, आजकल मर्जर और बिजनेस कॉम्बिनेशंस कॉमन है, इसलिए 600 अभी बल्कि रिसेंटली रिवीजन भी आई है इसमें, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिवाइस भी होगा, वो देखता है बाई कैप हमें कहता है कि नहीं, लेकिन बहरहाल हम उसको रिवीजन को लहदा से मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये कंसेप्ट है डिवाइस, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में पेपर देने जा रहे हैं। चलिए अब ये कहानी सारी समझ आ गई, ये थी बेसिक्स। अब चलते हैं हम इसके कंसेप्ट्स की तरफ। बेसिक डेवलप हो गई आपकी, बिल्कुल। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तब तक प्रोजेक्टर ऑन कर दूं। आपने इसको एक नजर देख लीजिए, कंसेप्ट्स को रिफ्रेश कर लीजिए। जी पॉज कीजिएगा। जी उम्मीद है रीडिंग आपने कर ली होगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। नहीं, चलिए अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड के कंसेप्ट्स की तरफ। ISA 600 टाइटल क्या है? ऑडिट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे अहम लफ्ज क्या है टाइटल में?
ग्रुप का, शाबाश। और ग्रुप का मतलब ग्रुप इंक्लूड्स कंसोलिडेशन बट नॉट लिमिटेड टू। अब देखिए कह रहा है सबसे पहले मैं क्या सिखाऊंगा आपको, डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद दो पार्ट्स ISA 600 के मुताबिक। एक है ऑडिट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे करना है इस पार्ट में सिखाएगा। कंपोनेंट्स कितनी किस्म के होते हैं, किस तरह के कंपोनेंट पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, पार्ट ए सिखाएगा। कंसोलिडेशन प्रोसेस क्या होता है, कंसोलिडेशन प्रोसेस को कैसे वेरीफाई करना है, पार्ट ए सिखाएगा। रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है, एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, कौन सिखाएगा, पार्ट ए सिखाएगा। ठीक है। रिपोर्ट क्या होगी किस सिचुएशन में, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ग्रुप मैनेजमेंट के साथ क्या कम्युनिकेशन करनी है, सारी चीजें कौन सिखाएगा, पार्ट ए। यार डिम हो गया एकदम से, हुआ ना, पहले जरा साफ था। चले है, पार्ट ए सिखाए तो पार्ट ए सारा कुछ सिखाएगा, पार्ट बी क्या करेगा, कंपोनेंट ऑडिटर। कंपोनेंट ऑडिट जब आप असल में ना, ये है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 सिखाता है हमें परफॉर्मिंग प्रोसीजर ऑन कंपोनेंट्स, कि आपने कंपोनेंट्स पे क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अगर ये वाला एक सारे काम ग्रुप ऑडिटर खुद कर ले तो पार्ट बी नॉट एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ये सारे काम करने में या किसी भी कंपोनेंट पे ये प्रोसीजर परफॉर्म करने में कंपोनेंट ऑडिटर को भी इंगेज कर लिया जाए तो फिर पार्ट बी भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो पार्ट ए है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे ऑडिट करना है, पार्ट बी क्या है, कंपोनेंट ऑडिटर को कैसे यूज करना है। किसी ऑडिट में दोनों इकट्ठे हो लाजमी नहीं, मे भी दोनों हो, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी और कंपोनेंट ऑडिटर, मे भी एक हो और एक ना हो। फिर पार्ट सी में क्या सीखेंगे, जॉइंट ऑडिट। शाबाश। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव बता रहा है, कह रहा है इफ ए क्लाइंट डज नॉट हैव एनी कंपोनेंट ISA 600, अगर कंपोनेंट है पार्ट ए अप्लाई होगा, और अगर कंपोनेंट ऑडिटर ने वेरीफाई करना है पार्ट बी भी अप्लाई होगा। चाहे तो एक फोर्थ एग्जांपल भी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कंपोनेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्रोसीजर किसी दूसरे ऑडिटर से परफॉर्म करवाने हैं तो भी पार्ट बी अप्लाई होगा। डेफिनेशन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर। जब मोर देन वन कंपोनेंट हो, कंपोनेंट की एग्जांपल में सब्सिडरी, ब्रांच और दूसरी एग्जांपल भी दे रहा। आपने जहन में क्या रखनी है, सब्सिडरी और ब्रांच। कंपोनेंट ऑडिटर कौन है, कंपोनेंट ऑडिटर इज अनदर ऑडिटर हु परफॉर्म्स वर्क ऑन कंपोनेंट, who verifies the component, who performs work on a component. It may be required by law to express opinion or it may be appointed by group auditor. ये बात समझ, एग्जांपल दी थी, हो सकता है ऑलरेडी उसने ऑडिट किया हो क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ था, हो सकता है हमारे कहने पे हमने करा। ठीक है। यह है कंपोनेंट ऑडिटर एंगेज बाय ग्रुप ऑडिटर, यह है कंपोनेंट ऑडिटर ऑलरेडी अपॉइंटेड बाय कंपोनेंट मैनेजमेंट और कंपोनेंट शेयर होल्डर्स। ठीक है। आगे कुछ स्टडी टिप्स बता रहा है, ये कंपोनेंट ऑडिटर एक्सपर्ट में सिमिलरिटी बता रहा है। ये क्या है, हाँ, एक्सपर्ट के साथ सिमिलर। इसमें बस ये चीज आपको थोड़ी अजीब लगी थी, रिपीट कर दूं। समटाइम्स कंपोनेंट ऑडिटर में भी सिलेक्टेड विद इन सेम फर्म, सेम फर्म में से भी हो सकता है, नहीं एक्सपर्ट हो सकता है तो कंपोनेंट ऑडिटर क्यों नहीं हो सकता। ग्रुप वाइड कंट्रोल क्या होते हैं भाई, नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में कंट्रोल होते हैं, तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में कंट्रोल्स होंगे। 600 में कौन से कंट्रोल डिस्कस करते हैं हम, इंडिविजुअल, ग्रुप के, दोनों, ग्रुप के सिर्फ। पार्ट ए ऑडिट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कह रहा है एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर पे देख लो आप इस काबिल हो कि नहीं। किस काबिल हो, ऑडिट करने का कैपेबिलिटी। जैसे नॉर्मल क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से हम एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना, तो इसमें ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो तो देख लो। अच्छा, ये कैसे एक्सेप्टेंस कंटीन्यूअस प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेंगे, कह रहा है ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप टू डिटरमिन वेदर ही विल बी एबल टू ऑब्टेन एविडेंस ऑन कंपोनेंट्स और नॉट। ऑडिटर कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करे कि भाई मैं एविडेंस ऑब्टेन कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, अगर कर सकूंगा तो एक्सेप्ट करता हूं, नहीं कर सकूंगा तो नहीं। अच्छा, कंपोनेंट की अंडरस्टैंडिंग, ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग से उसे कैसे पता चलेगा आपको। आप ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर है, एक बड़ा ग्रुप है आपके पास, आपने डिसाइड करना है कि एक्सेप्ट करें कि ना करें, क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, ग्रुप कितना बड़ा है, ना 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 नेचर ऑफ एंटिटी नहीं। क्यों नेचर ऑफ एंटिटी क्यों नहीं, वो तो रूटीन के ऑडिट में देखते हैं। यहां पे आपकी कंसीडरेशन सारी ग्रुप स्पेसिफिक होती है, हालांकि बात ठीक है, गलत नहीं है, बात ठीक है। नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है,
ठीक है, लेकिन ये रूटीन की बात है। यहां पे आपने कोशिश करनी है फोकस रखे ग्रुप पे। हम देखेंगे ग्रुप में कितने कंपोनेंट्स हैं, सब्सिडी ब्रांचेस कहां कहां है, कितने कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है, कितने इनसिग्निफिकेंट है, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। आप अगर कभी बाज़ मेरे साथ ऐसे हुआ है, मैं कोई बुक वगैरह बाय करने के लिए ऑनलाइन अगर कोई पब्लिशर पे जाऊं, क्लिक करूं, तो वो कहते हैं हम पाकिस्तान में डिलीवरी नहीं करते बुक्स की। मेरा अमेजोन वाले करते हैं पाकिस्तान में डिलीवरी नहीं करते। मैं अमेजोन का नहीं, लेकिन एक दूसरे पब्लिशर से कुछ ऐसे भी पब्लिशर्स थे, वो इंस्ट्रक्टर के टीचर के लिए ना कुछ रिसोर्सेज होते थे उनके। मैंने कहा भाईजान मुझे भी रिसोर्सेज दे दो। उन्होंने कहा भाग जाओ, पाकिस्तान में कोई रिसोर्स नहीं, हालांकि इंडिया वाले को दे देते हैं, उनकी किताबें ज्यादा सेल होती है ना पब्लिशर्स की। अरे कोई नहीं, नहीं यही बात है, इंडिया में बुक ज्यादा सेल होती है, इस वजह से उधर ब्रांचेज है। मतलब वो कहते हैं जाके हमें कैसे पता चलेगा आप इंस्ट्रक्टर हैं, आप इंडिया जाके वेरिफिकेशन करवाएं उस बंदे से, गौतम गोपाल से। मैं नहीं जाता उधर। तो नहीं सर, उसी तरह क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ब्रांच हो स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड वाले ये कहें भाईजान खबरदार इधर से जो हमारे वर्किंग पेपर है ना वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ऐसे बाज़ औक़ात डाटा प्रोटेक्शन लॉज होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हमारे कंट्री की डॉक्यूमेंटेशन दूसरी कंट्री में नहीं जाएंगी। तो हमें यह देखना है कि क्या ऐसी सिचुएशन में किसी तरीके से हम एविडेंस ऑब्टेन करने के काबिल हैं। क्या एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में आप? कंपोनेंट ऑडिटर से, ठीक है। वैसे अब ये डिपेंड करता है रिस्ट्रिक्शन किस तरह की है। अगर रिस्ट्रिक्शन सिर्फ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हो तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्कैन कॉपी मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन हर तरह के डाटा पे है, फिर इसका जवाब स्टैंडर्ड देता है, कहता है कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज कर लो, लेकिन वो आपको अपने वर्किंग पेपर नहीं भेजेगा, वो आपको सिर्फ अपनी रिपोर्ट, अपना कंक्लूजन भेजेगा। आप उस रिपोर्ट या कंक्लूजन की बेस पे ओपिनियन दे सकते हो, समझ रहे हैं? यानी वर्किंग पेपर रखे अपने पास, ठीक है। और हमें क्योंकि लॉ मना करता है, लेकिन बहरहाल अगर हम समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। ये सिखा रहा है, कह रहा है ऑब्टेनिंग, तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेंगे हम। अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस स्टेज पे हम किस लिए ऑब्टेन कर रहे हैं? ये डिसाइड देखने के लिए कि क्या हम एविडेंस ऑब्टेन कर सकेंगे। अगर एविडेंस ऑब्टेन कर सकेंगे तो हमें क्लाइंट को यस करना है। अगर वो हमारी हैसियत से बढ़ के है, क्लाइंट फर्म छोटी ग्रुप बड़ा है, हम एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे, ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे प्रॉब्लम होगी, तो हमें पहले ही रिफ्यूज कर देना चाहिए। एग्रीड, हम कहेंगे भाई किसी और से करवा लो। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे ना एट एक्सेप्टेंस स्टेज। कैसे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा ग्रुप में कौन कौन से कंपनी शामिल हैं, कौन से कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है, कौन से नॉन सिग्निफिकेंट, कौन से पाकिस्तान में, कौन से पाकिस्तान से बाहर? क्या पाकिस्तान से बाहर कोई लॉ ऐसे तो नहीं है जो हमें इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे? कैसे पता चलेगा? डिपेंड करता है इनिशियल क्लाइंट, इनिशियल ऑडिट है आपका या रिकरिंग है। और मुझे लग रहा है कि शायद एक्सपर्ट में भी इसी तरह की बात की थी हमने कि एक्सपर्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग हमें कैसे मिलेगी, एक्सपर्ट से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले किसी, हो सकता है पास में हमने काम करवाया हो, हाँ किसी और से भी पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं सिमिलर फॉर्म। तो देखिए उसी तरह के मिलते जुलते प्रोसीजर है। कहता है अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है ना, तो आप ग्रुप मैनेजमेंट से, प्रीवियस ग्रुप ऑडिटर से, कंपोनेंट मैनेजमेंट या कंपोनेंट ऑडिटर, इन लोगों से बातचीत कर सकते हैं। और अगर रिकरिंग कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट है तो फिर आपने देखना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप हो चुकी होगी, आपने देखना है उस अंडरस्टैंडिंग में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, ठीक है। Whether there are any change in group structure, business activity, group wide control, management, दो चार governance, ठीक है, competence and integrity of group management, applicable financial reporting, इनमें चेंज तो नहीं आ रहा। फिर दोनों की फर्क समझ आ रहा है? ये सारी अंडरस्टैंडिंग हम इनिशियल एंगेजमेंट में भी ऑब्टेन करते हैं। किससे? ग्रुप मैनेजमेंट से, कंपोनेंट ऑडिटर से, कंपोनेंट की मैनेजमेंट से, और कंटिन्यूइंग में भी ऑब्टेन करेंगे। लेकिन कंटिन्यूइंग में हमारा फोकस किसके ऊपर होगा कि प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग में कोई चेंज तो नहीं आया। कंटिन्यूइंग में अहम लफ्ज पता है क्या? देयर आर चेंजेस, चेंजेस का लफ्ज है, हमें इसको अंडरलाइन करें, चेंजेस है कि नहीं, ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ग्रुप स्ट्रक्चर, बिजनेस एक्टिविटी, ग्रुप वाइड कंट्रोल, ये तो मुझे लगता है रेलिवेंट है अंडरस्टैंडिंग में कि अगर ग्रुप स्ट्रक्चर बड़ा ग्रुप है या किसी ऐसी कंट्रीज में जहां से एविडेंस ऑब्टेन करना हमारे लिए प्रॉब्लम होगा तो हम इसको ना कर देंगे। मैनेजमेंट और दो चाबी गवर्नेंस में चेंज आने से या इनकी कंपिटेंस और इंटेग्रिटी में चेंज आने से हमारी एविडेंस ऑब्टेन करने की एबिलिटी कैसे इफेक्ट हो सकती है? सीनियर मैनेजमेंट चेंज होगी तो इसमें हमारे एविडेंस में क्या प्रॉब्लम है? एंगेजमेंट लेटर, एविडेंस से क्या ताल्लुक है? देखें, हमने ग्रुप क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले सिर्फ एक चीज देखनी है
क्या हम एविडेंस ऑब्टेन कर सकेंगे पूरे ग्रुप पे कि नहीं? ठीक है, एविडेंस ऑब्टेन कर सकेंगे पूरे ग्रुप पे, ये डिपेंड करता है ग्रुप के साइज पे, हमारे पास इतने लोग होंगे कि नहीं, और कंपोनेंट किस किस जगह पे लोकेटेड है, वहां पे हम खुद या कंपोनेंट ऑडिटर के थ्रू एविडेंस ऑब्टेन कर सकेंगे नहीं। मैनेजमेंट इंटेग्रिटी या कंपिटेंस, क्योंकि अगर मैनेजमेंट इंटेग्रिटी डाउटफुल हो तो आपको याद है हमारा बहुत सा एविडेंस मैनेजमेंट से भी मिलता है, इनसाइड द एंटिटी से भी मिलता है। हमने ये स्टडी किया था ये से 500 में, और ये से 200 में भी ये कंसेप्ट ब्रीफली डिस्कस किया था कि सोर्सेज ऑफ एविडेंस इनसाइड द एंटिटी भी होता है, आउटसाइड द भी। अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल होना तो इनसाइड द एंटिटी हमें जो एविडेंस मिलता है सारे का सारा डाउटफुल हो जाता है, जिसके सबसे बढ़िया एग्जांपल है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैनेजमेंट इंटेग्रिटी नहीं है इसी वक्त ना कर दें। क्लियर? फिर इसके बाद आगे बता रहा है एग्जांपल, रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट। एग्जांपल दे रहा है कब हमें किसी कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन पे एक्सेस नहीं होगी। कह रहा है ये रिस्ट्रिक्शन बाय सर्कमस्टेंसेस भी आ सकती है, बाय ग्रुप मैनेजमेंट भी, यानी बाय सर्कमस्टेंस, स्कोप लिमिटेशन है ना, रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट, ये स्कोप लिमिटेशन है ना, जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती स्कोप लिमिटेशन। कहता है स्कोप लिमिटेशन की दो एग्जांपल्स क्या है, ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, ये ऊपर वाली स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, स्कोप लिमिटेशन बाय ग्रुप मैनेजमेंट ये तो सिंपल है, ये तो वैसा ही कंसेप्ट है जैसा पहले था। क्या परवेसिव इफेक्ट है, तो डिस्क्लेम, विड्रॉल पहले नहीं था, विड्रॉल इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल, और अगर विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल नहीं है डिस्क्लेमर, ये तो अब ये क्या है, बाय फॉर एग्जांपल लोकल लॉज रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डाटा प्राइवेसी, ये वही है स्विट्जरलैंड। उन्होंने कहा पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ना जाए हमारा, इधर का रिकॉर्ड आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, स्कोप लिमिटेशन हो गई। अब सुनिए बस ये आखिरी एग्जांपल, इसके बाद खत्म करते हैं, कल फिर यहां से आगे शुरू करेंगे। कह रहा है कोर्स ऑफ एक्शन स्कोप लिमिटेड बाय सर्कमस्टेंसेस, इफ कहता है अगर तो कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है ना इस केस में, तो भाईजान ये स्कोप लिमिटेशन है, अगर कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है। अगर कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है और हमें कंपोनेंट के डाटा पे एक्सेस नहीं मिलती, कंपोनेंट से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हमें कंपोनेंट की स्कोप, लेकिन अगर ये नॉट सिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट में प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं, सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं। अगर कंपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं है तो क्या करना है, सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए आप जरा सोचिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, तीन चीजें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, उसी पे एनालिटिकल परफॉर्म करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट चाहिए ताकि पता चल जाए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है। और जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे और अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आए तो कोई ना कोई बंदा चाहिए आपको जो आपको जवाब दे सके, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें मिल जाए आपको तो क्या स्कोप लिमिटेशन रहेगी? एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे, स्कोप लिमिटेशन नहीं है। यही कहता है कि अगर कंपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं है, एविडेंस फिर भी ऑब्टेन कर सकती है ग्रुप एंगेजमेंट टीम। कैसे? अगर उसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो और ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी को कंफर्म करती है। और जब एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे कुछ फिगर मैच हो जाएंगी, कुछ मैच नहीं होंगी। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अगर कंपोनेंट एंगेजमेंट, कंपोनेंट मैनेजमेंट नहीं, ग्रुप की मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, भैया ऑडिटर को इंफॉर्मेशन देने से मना किया, हो सकता है ग्रुप मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन हो जबानी कलामी। अगर ग्रुप मैनेजमेंट से हम ऑडिटर को इंफॉर्मेशन मिल जाए कंपोनेंट के बारे में तो भी एविडेंस मिल गया कि नहीं? मिल गया। तो ये केसेस हैं। क्लियर? फिर से बताइए, अगर स्टार्ट में हमें पता चल जाए, ये है एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, पढ़े ड्यूरिंग ऑडिट, एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस पता चल जाए कि कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट के लोकल लॉज के मुताबिक हमें वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले देखेंगे कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है कि नहीं। सिग्निफिकेंट है, स्कोप लिमिटेशन, और सिग्निफिकेंट नहीं है तो हमें तीन चीजें चाहिए। तीन चीजें मिल गई तो एविडेंस मिल गया। वो क्या? ग्रुप फाइनेंशियल कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपोनेंट की ऑडिट रिपोर्ट, और तीसरी अनयूजुअल फ्लक्चुएशन का जवाब देने के लिए ग्रुप मैनेजमेंट। ग्रुप मैनेजमेंट को पता होगा ना कंपोनेंट में क्या ऊंच नीच होती रही है, किस वजह से। क्लियर? तो आज हमने ISA 600 में एक तो बेसिक कंसेप्ट, इसका स्कोप डिस्कस कर लिया सारा, और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस स्टेज पे हमें एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है ये पढ़ लिया। ठीक है, डेफिनेशन और एक्सेप्टेंस स्टेज। अब कल हम यहां से आगे चलेंगे जिसमें हम सीखेंगे प्लानिंग कैसे करनी है,
ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए। वो रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है, और वो कंसेप्ट जो आई कैप ने एक दफा बहुत ज्यादा, छोटा सा कंसेप्ट बहुत ज्यादा मार्क्स के साथ टेस्ट कर लिया था। क्या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियलिटी लेवल सेट करना चाहिए, होना चाहिए? ये तो जाहिर बात है, सही कहा। क्या हर कंपोनेंट का भी मटेरियलिटी लेवल सेट होना चाहिए? क्या हर कंपोनेंट का भी? ये कल सीखेंगे। रिपोर्टिंग पे इफेक्ट क्या है, कल सीखेंगे। चलते चलते आखिरी क्वेश्चन, कंपोनेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, कंपोनेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी? अनमोडिफाइड के मॉडिफाइड? हाँ, ये अहम कंसेप्ट। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी आप जवाब दे देंगे। ये ग्रुप की मटेरियलिटी पे डिपेंड करेगा, कंपोनेंट की मटेरियलिटी पे नहीं। कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं तो वो कंपोनेंट की मटेरियलिटी देखनी है। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या, शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मटेरियलिटी लेवल देखने हैं। ये और कुछ मजीद चीजें हैं, कल के लेक्चर में काफी ट्विस्ट आएंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जी जी। जो एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस हम इनसे पूछ रहे हैं रिस्ट्रिक्शन जो हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हुए, तो हम ये पहले से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम इसको एक्सेप्ट ही क्यों करेंगे? हाँ, ये अगर पहले से आइडेंटिफाई कर ले हम इसको एक्सेप्ट ही क्यों, यही वो बता रहा है कि एक्सेप्ट ना करो, एक्सेप्ट ना करो। लेकिन ये मसला है, हर मसले का इलाज जरूर होता है, क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो किसी ना किसी को तो पाकिस्तान में एक्सेप्ट करना है, तो इसलिए वो इसका इलाज जरूर बताता है। मैंने आपको बताया ना, अगर हमें वो इंफॉर्मेशन देखें, अगर नॉन सिग्निफिकेंट है इसका इलाज बता दिया मैंने आपको। अगर कंपोनेंट रिस्ट्रिक्शन है इंफॉर्मेशन पे, कंपोनेंट नॉन सिग्निफिकेंट है इसका इलाज बता दिया। तीन चीजें आपको मिल जाए, आपका काम, एविडेंस मिल गया। अगर कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है तो क्या करना है, यही सवाल आपके जहन में ना, लेक्चर के दौरान में मैंने इसका जवाब दे दिया हुआ आपको। अब आप घर जाके याद कीजिएगा लेक्चर के किस हिस्से में जवाब दिया था, वरना फिर कल के लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। हाँ, स्कोप लिमिटेशन होगा। तो सर जब हम उनको पहले से ही बता रहे हैं कि स्कोप लिमिटेशन आएगा क्योंकि इसका कंपोनेंट सिग्निफिकेंट हाँ जी, और हमें वो नहीं मिल रहा, जी बिल्कुल। तो सर वो मतलब, लेकिन ये तो आपको रूल बताया ना, इसके आगे चल के आप पढ़ेंगे, इसमें हमने देखना है क्या किसी अल्टरनेटिव प्रोसीजर से उस सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पे हमें एविडेंस मिल सकता है, जो कि शायद मिल सकता है, लेकिन क्या सिचुएशन है वो कल डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।